रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 15। कुछ देर बाद कॉलेज ऑडिटोरियम में सारे टीचर और स्टूडेंट जमा हो गए। सबको जानना था आखिर उनको एक साथ अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वही बाकी प्रोफेसर भी आपस में लगे थे। तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला तो सबका ध्यान वहां चला गया। दरवाजे पर खड़े अल्फा ग्रुप को देख वहां शांति छा गया। सबको इग्नोर कर बीच से होते हुए अरुण, अर्पित, वीर, करण, हिमांशु, किरण और सभी अपने स्वैग से चलते हुए अंदर आने लगे। इस वक्त उनके चेहरे पर काफी सीरियस और गुस्से के भाव थे। उनके आते ही पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। उनका और था ही कुछ ऐसा। उनके पीछे से कियान, कीर्ति, कृतिका, चाहत, सिया, सनाया, दीक्षा, रीवा, रूहानी, शिव और ऋषि भी अंदर आए। अल्फा ग्रुप जाकर स्टेज पर चढ़ गए, वही बाकी सब नीचे रुक गए। सभी स्टूडेंट एंड प्रोफेसर को जानने के लिए क्यूरियस हो गए, आखिर कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर अल्फा ग्रुप यहाँ क्या कर रहा है। सारे टीचर और स्टूडेंट को अपनी कोल्ड नजरों से घूरते हुए अरुण अपनी सर्द आवाज, लगता है यहाँ के स्टूडेंट एंड प्रोफेसर हमें भूल गए हैं, इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरुण की ठंडी आवाज सुन जो लोग अभी तक धीरे धीरे बात कर रहे थे वो बिल्कुल शांत हो गए। दरअसल अल्फा ग्रुप आते वक्त उनकी बातें सुन लिए थे। स्टूडेंट के साथ प्रोफेसर भी कैसे कीर्ति के बारे में बातें कर रहे थे। करण सबको घूरते हुए, हम थोड़े शांत क्या हुए, सब हमें और हमारे खौफ को ही भूल गए। जो दिल में आया वो मनमानी करने लगे। अर्पित गुस्से भरी तेज आवाज में, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो एक लड़की के करैक्टर पर उंगली उठाए, कॉलेज फोरम पर किसी भी लड़की के फोटो डालकर उसे बदनाम करे। क्या हमारे कॉलेज में यही सब होता है? क्या आप लोग यहाँ के रूल्स भूल गए हो? किरण पीछे से आगे आ एक लड़कियों का ग्रुप जो कीर्ति के बारे में सबसे ज्यादा गंदी बातें कर रहा था, उसे अपनी जलती नजरों से घूरते हुए, क्या कॉलेज में तुम लोग को यही सिखाया जाता है किसी लड़की को कैसे बदनाम करे? अरे तुम लोग भी एक लड़की हो, एक लड़की होते हुए कैसे किसी दूसरी लड़की के लिए ऐसी घटिया और बेहुदा बातें कर सकती हो? सभी किरण का साथ देते हुए, तुम लोग लड़कियों के नाम पर कलंक हो। फिर एक लेडीज प्रोफेसर को घरते हुए आपने क्या कहा? कीर्ति की औकात नहीं जो वह आप जैसे महान टीचर से पढ़ सके। सो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मिसेस दास, आपकी इतनी औकात नहीं जो उसे पढ़ा सके। इसके ऐसे बोलने पर वहां शांति छा गया। तभी भीड़ से एक आवाज आई, किसी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। इसमें गलत क्या है? जब उस लड़की को इतने गंदे काम करते हुए शर्म नहीं आए तो हमें बोलते हुए क्यों ही आएगा? इन जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इनके लिए दुनिया में सिर्फ पैसा मैटर करता है। सच अ गोल्ड डिगर गर्ल। इस आवाज को सुन अल्फा ग्रुप के साथ कीर्ति के दोस्तों का भी गुस्से में पारा चढ़ गया। तभी वीर अपनी गुस्से भरी तेज आवाज में, अगर सच बोलने का इतना ही हिम्मत है तो सामने आकर बोलो, ऐसे पीठ पीछे क्या बोल रहे हो? तभी फिर से भीड़ से एक और आवाज आए, उसको कुछ बोलने पर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? कहीं मामला कुछ और तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उन लड़कों के साथ वो तुम लोग को भी खुश करती हो? सही भी है, अपनी खूबसूरती का अच्छा यूज कर रही है। अब उस जैसी लड़की बेहया, बेशर्म एंड कैरेक्टरलेस से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? सच सल। वो इतना ही बोला गया था, वहां एक बेहद सर्द और खतरनाक रूह को कपा देने वाली आवाज गुजा, इफ एनीवन से अ सिंगल बैड वर्ड फॉर हर, आई विल डिस्ट्रॉय तेरी होल वर्ल्ड। इस खौफनाक आवाज को सुन सबकी सांसें जैसी रुक सी गई, साथ ही शरीर में डर की लहर दौड़ गया। एंट्रेंस से कुछ अपने बॉडीगार्ड के साथ प्रतीक्ष और आर्यन अंदर आए। इस वक्त प्रतीक्ष का ऑरा माफिया किंग का तो वही आर्यन का ऑरा कोबरा वाला था। इस वक्त दोनों काफी डेंजरस के साथ हैंडसम लग रहे थे। ये बोलने वाला प्रतीक्ष था। आर्यन शेखावत और प्रतीक्ष राठौर को यहाँ देख स्टूडेंट के साथ टीचर के शरीर में भी सिंहरण दौड़ गया। इनके क्रूअल्टी को इस शहर में कौन नहीं जानता। प्रतीक्ष और आर्यन अपनी खतरनाक नजरों से वहां खड़े लोगों को देखे तो सबकी नजरें नीचे हो गई। वही दोनों डेवल को देख प्रिंसिपल की हालत तो और ज्यादा खराब हो गया। वो अपनी जान और नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना की कर सकता था। दोनों बिना किसी पर ध्यान दिए डायरेक्ट कीर्ति के पास आ गए। सबकी गंदी बातें सुन कीर्ति के चेहरे पर जो कुछ देर पहले उदासी था, वही उन दोनों को देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। आर्यन कीर्ति को अपने गले लगा, प्रिंसेस एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट बी सैड, आपके भाई है ना। एक्सट जोड़ आर्यन के गले लगाते ही कीर्ति के आंखों से निकल आंसू की कुछ बूंदें आर्यन के सीने पर गिरा, जिसे महसूस कर आर्यन जो अभी अभी शांत हुआ था उसका ऑरा फिर से खतरनाक होने लगा, लेकिन प्रतीक्ष के इशारा करने पर शांत हो गया। प्रतीक्ष और आर्यन कीर्ति को अपने साथ स्टेज पर अल्फा ग्रुप के पास लेकर आए।
कीर्ति की प्रतीक्ष और आर्यन के साथ उनके बीच में खड़ा देख स्टूडेंट के साथ प्रोफेसर की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। आर्यन अपनी कोल्ड आवाज में, तुम लोगों को सच में लगता है रजावत खानदान की एक लौती प्रिंसेस कीर्ति विक्रम रजावत जो चाहे तो 1 मिनट के अंदर इस कॉलेज तो क्या इस पूरे शहर को तुम लोगों के खानदान सहित खरीद सकती है? उसके बारे में बात करो, इतनी भी औकात है तुम्हारी? आर्यन की बात सुन वहां बिल्कुल शांति छा गया। सबके आंखों में कीर्ति की असली पहचान जान हैरानी के साथ डर दिखने लगा। आखिर राठौर और रजावत एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली है। आर्यन की बात सुन सब सदमे में ही थे, तभी सबको प्रत्यक्ष की खतरनाक आवाज सुनाई दी, यहाँ खड़े हर इंसान को उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन सबसे पहले उसे सजा मिलेगा जो इन सब के पीछे है। आज दुनिया सबको पता चलेगा मेरी जान को परेशान करने का अंजाम क्या है। प्रत्यक्ष के बोलते ही वहां के शांति में किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब उस दिशा में दिखने लगे जहां से ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड 2 लड़कियों को पकड़कर ला रहे थे, वही दोनों बचने के लिए चिल्ला रही थी। ब्लैक ड्रेस पहने कुछ गार्ड्स उन 2 लड़कियों को लाकर सबके बीच स्टेज के नीचे पटक दिए। किसी को समझ नहीं आया आखिर इन दोनों को यहाँ लाया क्यों गया है। एक गार्ड को उनके पास रुक गया, वही बाकी अपनी जगह पर वापस चले गए। गार्ड के इस तरह अचानक पटकने पर दोनों को चोट लगा, दोनों दर्द से चिल्लाने लगी। पहली लड़की गुस्से में पास खड़े गार्ड से बोली, ये जाहिल गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मायरा चौहान खानदान की इकलौती प्रिंसेस के साथ ऐसा बिहेव करने की? तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरे एक इशारे पर तुम्हारा पूरा खानदान सड़क पर आ सकता। आखिर औकात क्या है तुम्हारी? फिर घमंड से अपना सिर ऊपर कर उस गार्ड को घिन भरी नजरों से देखते हुए, दिखने में 2 टके के गार्ड लग रहे हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे मालिक को भी खरीद सकती हूं। अगर अपनी और अपने मालिक की सलामती चाहते हो तो अभी के अभी मुझे माफी मांगो। मायरा की बात सुन सबके चेहरे पर डर के साथ उसके लिए सहानुभूति दिखने लगा। दोनों को यहाँ लाया गया तब से मायरा का ध्यान अपने आसपास नहीं गया, वह तो गार्ड को सुनाने में बिजी थी, लेकिन दूसरी लड़की अपने चारों तरफ देखने लगी। खुद को सबके बीच ऑडिटोरियम में पाकर उनको अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान स्टेज पर खड़े आर्यन और प्रतीक्ष पर गया, उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई। इधर मायरा की बात उस बॉडीगार्ड को गुस्सा आने लगा। वो कोई आम बॉडीगार्ड नहीं, प्रतीक्ष के बेस्ट अल्फा कमांडो का चीफ के साथ प्रतीक्ष का पर्सनल गार्ड अहीर है। उसको सबसे ज्यादा गुस्सा अपने बॉस के इंसल्ट करने पर आने लगा। मायरा की दोस्त उसका हाथ पकड़ धीमी मगर डर भरी आवाज में, मायरा प्लीज चुप हो जाओगे? आगे कुछ भी बोलने से पहले अपने आस पास देखो। दूसरी लड़की के बोलने पर मायरा कुछ बोलती या कहीं देखती उससे पहले वहां प्रतीक्ष की कोल्ड रूह को कपा देने वाली आवाज गूंजी, ओ रियली मिस चौहान, लगता है इन कुछ सालों में चौहान खानदान के पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए हैं। नॉट बैड, चलो मैं भी तो देखूं चौहान खानदान कितना रिच और पावरफुल है जो प्रतीक्ष राठौर को खरीद सके। प्रतीक्ष की ठंडी आवाज सुन मायरा के शरीर में डर की लहर दौड़ गया। वह अपना सिर उठा ऊपर देखी तो अपने सामने प्रतीक्ष राठौर और आर्यन रजावत को देख उसकी आंखें डर के साथ हैरानी में बड़ा हो गया। अब जाकर उसका ध्यान गार्ड्स के यूनिफॉर्म पर लिखे आरआर पर गया। ये स्पेशल कमांडो है जो सिर्फ रजावत और राठौर फैमिली के लिए काम करता है। प्रतीक्ष की ठंडी आंखें खुद पर महसूस कर मायरा डरते हुए अपनी कांपती आवाज में ई आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था यह आपके गार्ड है। अगर पता होता तो करना तो दूर मैं सोचती भी नहीं। फिर खुद को थोड़ा शांत कर अपनी जगह से उठी, अपने कपड़े और बाल ठीक करने लगी। उसके साथ उसकी दोस्त भी खुद ठीक करने लगी। वहां खड़ा हर इंसान दोनों को अजीब नजरों से देखने लगा। इन सब को इग्नोर कर मायरा को अपनी ललचाई नजरों से प्रतीक्ष को देखने लगी, वही उसकी दोस्त आर्यन को। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, इससे दोनों को कोई मतलब नहीं है। मायरा प्रतीक्ष को देखते हुए मासूम चेहरा बना ली, जैसे उससे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर अपने आवाज में जितना हो सके उतना मिठास भर मासूमियत से प्रतीक्ष से बोली, मिस्टर राठौर प्लीज आप अपने गार्ड को माफ कर दीजिएगा, उनसे गलती हो गई। लगता किसी कंफ्यूजन के कारण आपके गार्ड मुझे और मेरी दोस्त को यहाँ लेकर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। उनके इस गलती के कारण मुझे आपसे मिलने का मौका जो मिल गया। इतना बोल शर्माने लगी। मायरा के इस हरकत की वहां खड़ा हर इंसान मुंह खोले देखता रह गया। मतलब गजब है भाई, यहाँ इतना कुछ हो गया और इस बैल बुद्धि को शर्माना है। सब मायरा को ऐसे देखने लगे जैसे पागल को देख रहे हैं। कीर्ति जो प्रतीक्ष और आर्यन के खड़े होने पर थोड़ा पीछे हो गई थी, वह भी मायरा को मुंह खोले देखने लगी।
मायरा को मासूम बनने का नाटक करता देख किरण मुंह बनाकर देखो तो अभी थोड़ी देर पहले जो चुड़ैल चंडली बनी उस गार्ड पर चढ़ी थी जैसे उसे मार ही डालेगी, लेकिन अगले ही पल कैसे कमसिन कली बेचारी मासूम लड़की बन गई। किरण की बात सुन उसके दोस्त मुकुराने लगे, तभी सभी बोली बोल तो तुम सही रही है, देखना कैसे प्रतीक्ष भाई और आर्यन भाई को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही है, इसका बस चले तो अभी उनको कच्चा खा जाए। दरअसल मायरा और उसकी दोस्त हेमा इनके क्लास में ही पढ़ती है। हेमा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन मायरा के साथ रहकर वह भी बिल्कुल उसे के जैसे बिहेव करने लगी। हिमांशु, तुम दोनों अपनी टिप्पणी बाद में देना, अभी तुम लोग सामने चल रहे शो को एंजॉय करो। उसके बोलने पर सब वापस शो देखने लगे। मायरा के बोलने पर आर्यन अपनी कोल्ड आवाज में, हमारे गार्ड से कोई गलती नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही इंसान को सही जगह लाए हैं। आर्यन की कोल्ड नजरें और उसकी ऐसी बातें सुन मायरा और हेमा को अब डर लगने लगा। तभी दोनों का ध्यान कीर्ति पर गया जो प्रतीक्ष और आर्यन के बीच चेयर पर बैठी आराम से शो एंजॉय कर रही थी। कीर्ति को देख मायरा और हेमा की आंखों में नफरत दिखने लगा, जिसे प्रतीक्ष और आर्यन अच्छे से देख सकते थे। प्रतीक्ष सब पर एक सरसरी नजर डाल अपनी सर्द आवाज में, सुबह का शो आप लोग देख चुके हो, चलिए अब हम आपको दूसरा शो दिखते हैं। उसके इतना बोलते ही ऑडिटोरियम में अंधेरा छा गया। प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा, उसमें मायरा और हेमा कॉलेज के क्लासरूम में बैठी बातें कर रही थी। मायरा गुस्से में, उस कमीनी कीर्ति की हिम्मत कैसे हुई मेरे आरुण के आसपास भटकने की, उसे कॉलेज में आए 4 दिन नहीं हुआ और वह मेरे प्यार पर डोरे डालने लगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आरुण रजावत सिर्फ मेरा है, सिर्फ मायरा चौहान का है। हेमा भी गुस्से में, मायू, सिर्फ आरुण ही नहीं वो लड़की तो अपनी खूबसूरती के जाल में वीर, अर्पित और बाकी के लड़कों को भी फंसा रखी है। कॉलेज के सारे अमीर लड़के उसके पीछे पड़े हैं। माना वो थोड़ी सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सब उसके पीछे पागल हो जाए। क्या उनको उस लड़की का असली चेहरा नहीं दिखता? आप पता नहीं कितने लड़कों के साथ अब तक सो चुकी होंगी। मायरा, हेमा से अगर नहीं दिखता तो हम उसका चेहरा सारी दुनिया को दिखाएंगे, कैसे वो लड़की मासूमियत का नाटक कर अमीर लड़कों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाती है। उसको कहीं मुंह दिखने के लायक नहीं छोड़ूंगी। उस जैसे कैरेक्टरलेस लड़की को इस कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं है। उस कीर्ति यहाँ नहीं, रेड लाइट एरिया में होना चाहिए। मायरा की बात सुन हेमा कंफ्यूजन से, लेकिन तुम ये सब कैसे करूंगी? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मायरा अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए अपने फोन में लिए कुछ फोटो दिखने लगी, जिसे देख हेमा भी मुकुराने लगी। फिर उस वीडियो में दिखने लगा कैसे दोनों कीर्ति के फोटो को कॉलेज फोरम पर आर्टिकल बनाकर डाली। वीडियो खत्म होते ही ऑडिटोरियम की सारी लाइट ऑन हो गया। वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट और बाकी प्रोफेसर जहां मायरा और हेमा को घिन और नफरत भरी नजरों से देखने लगे, वहीं कीर्ति के दोस्त और भाई दोनों को इसी वक्त मार देना चाहते थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई कीर्ति के बारे में ऐसी घटिया बातें सोचने की? उस दोनों के बातों को सुन कृतिका का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आर्यन के जैसे कृतिका भी कीर्ति को अपनी बच्ची मानती थी। कृतिका मायरा के पास आ उसको एक झनाटेदार थप्पड़ मारी, फिर उसके पेट में एक किक मार गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, चुड़ैल, डायन, पिचासनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी एंगल को बदनाम करे। तूने अपनी इस गंदी गटर जैसी जुबान से मेरी बच्ची के बारे में इतनी घटिया बातें बोली कैसे? एक लड़की होते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर पहले जो मायरा डरी थी, उसको कृतिका के मारने पर दर्द के साथ गुस्सा आने लगा। वो कृतिका को धक्का दी जिससे वो गिरती, उससे पहले सनाया उसको पकड़ ली। मायरा गुस्से में, मैंने जो किया सही किया। उस जैसी लड़कियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आरुण को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने की? पता नहीं कितनों के साथ इतना ही बोली। सनाया भी उसको एक थप्पड़ मार गुस्से में, खबरदार अगर अपने इस घटिया जुबान से एक भी गलत शब्द मेरे क्यूटी पाई के बारे में कहा तो तेरी इसी वक्त जुबान खींच लूंगी। और अब से रट लगा कर रखा है मेरा आरुण, मेरा आरुण। क्या वह तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नहीं है तो अपनी इस जुबान को बंद कर। फिर उसको एक और थप्पड़ मार। अरे पागल औरत, कुछ करने से पहले थोड़ा पता तो कर लेती। आरुण रजावत की दीवानी बनी घूम रही है और उस लड़की को नहीं जानती। वह कीर्ति रजावत है, आरुण रजावत की इकलौती बहन है। इस वक्त सनाया और कृतिका चंडी के अवतार लग रही थी। सनाया की बात सुन मायरा को समदमा लगा। वह अपने दर्द को भूल हैरानी भरी नजरों से कीर्ति और आरुण को देखने लगी। सनाया और कृतिका अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारी थी, जिसके करना उसके गाल सूज गए, उस पर थप्पड़ का निशान पड़ गया। किरण सभी से गुस्से में, उस कमीनी की हिम्मत कैसे हुई?
हिमारी डॉल के बारे में ऐसी घटिया बात करने की आज मैं उन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। किरण भी गुस्से में सभी के साथ उनके पास जाने लगी, लेकिन दोनों जैसे ही जाने लगी सामने आर्यन और प्रत्यक्ष दिख गए, जिन्हें देख दोनों रुक गई। आर्यन कीर्ति के बालों को प्यार से सहलाते हुए, मेरी प्रिंसेस के आंखों से जितने आंसू बहा है उतना ही उसका खून बहना चाहिए। आर्यन के इशारा मिलते ही दोनों खुश होकर नीचे उतर गए। कुछ देर बाद उस झूले से उतर सब अपने अपने पसंद की राइड अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने लगे। सालों बाद ऐसे पार्क में एंजॉय कर सबकी बचपन की खूबसूरत यादें ताजा हो गई। घूमते हुए कीर्ति का ध्यान वाटर पार्क की ओर गया। इस वक्त को बंद किया गया था, वहां पानी भी नहीं था। कीर्ति को वहां में राइड देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगा। उस जगह को देख कीर्ति चाहत वो कौन सी जगह है? चाहत खुश होकर एंगल वह वाटर पार्क है, वहां पानी के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। चाहत की बात सुन कीर्ति का भी मन हुआ वाटर पार्क में जाने का। तभी वहां रूहानी और दीक्षा आ गई। कीर्ति आर्यन के पास जाकर भाई मुझे वाटर पार्क में जाना है। कीर्ति की बात सुन आर्यन कहा एज योर विश प्रिंसेस। फिर आर्यन कही गया, लेकिन कुछ देर बाद सबके पास आया। उसके पीछे दो स्टाफ आए। एक स्टाफ लड़कों को अपने साथ कपड़ा चेंज करने ले गया, दूसरा लड़कियों को। कुछ देर बाद सब चेंज करके बाहर आ गए। तब तक पूरा वाटर पार्क पानी से भर गया। अगले ही पल सब पानी में कूद वाटर पार्क में मस्ती करने लगे। वहां भी काफी सारे राइड था। कीर्ति और बाकी सब सारे राइड एंजॉय करने लगे। करीब 2 घंटे बाद मस्ती कर सब बाहर निकले। कीर्ति के निकलने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, लेकिन प्रतीक्ष के कहने पर बाहर निकल गई। सब चेंज कर लिए। अब तक दोपहर हो गया था, इसलिए लंच करने सब पास के रेस्टोरेंट में चले आए, जो राठौर का था। लंच करने के बाद अर्पित एक्साइटेड होकर कीर्ति से कहा प्रिंसेस तो आगे का क्या प्लान है? कीर्ति खुश होकर भाई हम सबसे पहले शॉपिंग करेंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। कीर्ति को बच्चों जैसे खुश होता देख सब मुस्कुराने लगे। कीर्ति आज अपने बचपन को जिन रही थी। कीर्ति की बात सुन कियारा कही प्रिंसेस तुम राठौर और रजावत के मॉल में बहुत बार गई होंगी, क्यों ना आज आप शेखावत के मॉल में चलो, ट्रस्ट में वहां आपको बहुत मजा आएगा। कियारा की बात सुन कीर्ति आर्यन और प्रतीक्ष को देखने लगी, तो दोनों हाँ में सिर हिला दिए, जिसे देख कीर्ति खुद होकर ओके दिदू हम मॉल चलेंगे और वहां खूब सारी शॉपिंग करेंगे। इस पर कियान मुस्कुराते हुए प्रिंसेस आपको जितना शॉपिंग करना हो कर लेना, वह मॉल आपका ही है, किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। भले ही मुंबई में राठौर और रजावत इंडस्ट्री के कई सारे मॉल था, लेकिन शेखावत इंडस्ट्री की बात ही कुछ अलग थी। इनका मॉल पूरे शहर का नंबर 1 यूनिक मॉल था। किसी को वहां कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कियारा सबसे थोड़ी दूर आकर माधव जी अपने पापा को कॉल कर उनको सारी बात बता मॉल को खाली करवाने को कही। कीर्ति उनके मॉल में आएगी, यह सुन माधव जी खुशी से मॉल को खाली करवाने के साथ वहां के स्टाफ को कुछ स्पेशल तैयारी करने को बोल दिए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मुंबई के सबसे बड़े मॉल के बाहर आकर रुका। सब कार से बाहर निकल मॉल को देखने लगे। मॉल का डिजाइन बाहर से यूनिक एंड अट्रैक्टिव था, जिसे देख कीर्ति के ओठों पर मुस्कान आ गया। कियारा कीर्ति के आगे अपना हाथ कर मुस्कुराते हुए चले बच्चा। कीर्ति उसके हाथों में हाथ डाल मॉल के अंदर आए, लेकिन जैसे ही अंदर आए वहां का नजारा देख उसके आंखों में चमक और ओठों पर गहरी मुस्कान आ गया। अचानक कीर्ति के ऊपर फूलों की बारिश होने लगा। सारे स्टाफ कीर्ति के आगे सिर झुका, एक साथ वेलकम लिटिल प्रिंसेस। ऐसा मॉल में ग्रैंड वेलकम होता देख सबके आंखों में हैरानी दिखने लगा। वही आर्यन, प्रतीक्ष और उसके दोस्त अपना सिर हिला मुकुराने लगे। मॉल के ग्राउंड फ्लोर को फूलों और बलून से काफी खूबसूरती से सजाया गया। उन सबके बीच काफी खूबसूरती से वेलकम प्रिंसेस लिखा था। ये सब तैयारी माधव जी करवाए थे कीर्ति के लिए, क्योंकि वो आज पहली बार शेखावत के किसी प्रॉपर्टी में आई थी, तो उसे स्पेशल तो बनना था। मॉल का मैनेजर सबको विप फ्लोर पर ले गया। वहां कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड के स्टोर था। वहां आकार सारी लड़कियां शॉपिंग करने लगी। कीर्ति को कुछ भी समझ नहीं आया। इतने सारे कपड़े देख वो कंफ्यूज हो गई, आखिर वह क्या खरीदे। वो अपना सिर उठा सबको देखी तो सब अपने अपने शॉपिंग में बिजी थे। कीर्ति को कंफ्यूज देख प्रतीक्ष उसकी मदद करने लगा। आर्यन तो कृतिका से साथ शॉपिंग प्लस रोमांस में बिजी था। इसी कारण प्रतीक्ष को अपनी जान के साथ समय बिताने का मौका मिला। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद सब मूवी देखने चले गए। सबके काफी डिस्कशन के बाद सबने हॉरर मूवी देखने का डिसाइड किया। ये स्पेशल मूवी हॉल था जिसमें सारी कपल शीट था। सब अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ गए। हॉल में अंधेरा हो गया। इसी के साथ मूवी शुरू हो गया। मूवी शुरू होने के बाद कार्तिक, कियारा, आर्यन, कृतिका अपने रोमांस में बिजी हो गए।
प्रत्यक्ष कीर्ति को अपने गोद में बिठा उसे महसूस करने लगा, वही कीर्ति मूवी देखने में खो गई। बाकी सारे कपल की गाड़ी भी धीरे धीरे लाइन पर आने लगा। हॉरर मूवी होने के बाद भी वहां के हवाओं में प्यार की खुशबू फैल गया। ऋषि, वीर और हिमांशु एक शीट एक दूसरे से डर के मारे चिपके थे। तभी उसका ध्यान अपने आस पास गया। सबको रोमांस करता देख हिमांशु मुंह बनाकर वीर से, यहाँ हम लोग का डर से बुरा हाल है और इन लोगों को रोमांस सूझ रहा, इन्हें हम सिंगल लोगों पर क्या बिल्कुल तरस नहीं आता? ऋषि, यू आर राइट सीनियर, ऐसा लग रहा यहाँ लव इन दी एयर शो चल रहा। सबको अपने पार्टनर के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। उन दोनों की बात सुन वीर चिढ़कर कहा, यार तुम दोनों उनसे जलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जलने से कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे भी हमारी किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरी पार्टनर मुझे कब मिलेगी, कब मैं तुम दोनों की जगह उसके साथ बाहों में बाहें डाल मूवी देखूंगा। वीर की बात सुन हिमांशु उसको घूरते हुए, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड है और मैं उनके साथ मजे कर रहा। भाई मैं भी तेरे जैसा अखंड सिंगल हूँ। उन दोनों की बात सुन ऋषि डर भरी आवाज में, सीनियर गर्लफ्रेंड बाद में ढूंढना, पहले सामने देखो, वो चुड़ैल कैसे हमें देख रही है। ऋषि की बात सुन वीर और हिमांशु जैसे स्क्रीन पर देखे, अचानक उनको एक खतरनाक चुड़ैल देखी जिसे देख तीनों की चीख निकल गया। ऐसे ही कुछ रोमांस और कुछ मस्ती करते हुए सबने मूवी एंजॉय देखी। मूवी खत्म होने के बाद सब माल के रेस्टोरेंट में ही डिनर किए, फिर एक दूसरे को बाय बोल अपने अपने घर के लिए निकल गए। प्रताप मैंशन। सुबह का वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनके साथ रुद्र और राज भी बैठे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वीरेंद्र अपने हेड चेयर पर बैठे दूसरे तरफ के हेड चेयर पर बैठे आकाश को आंखों से इशारा किए, जिसे समझ वो अपना सिर हिला दिए। फिर आकाश बिना किसी को देखे अपनी हाश आवाज में कहे, हमने पूरे फैमिली के लिए ट्रिप का इंतजाम अपने प्राइवेट आइलैंड पर किया है, तो आप लोग 2 दिन बाद वहां के लिए निकल रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। ट्रिप का नाम सुन सब आकाश को देखने लगे। जहां ट्रिप का नाम सुन काव्या, नीलम, सुषमा और विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गया, वहीं राजीव और रुद्राक्ष के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। राजीव अपनी कंफ्यूजन भरी आवाज में, भाई सा, लेकिन ऐसे अचानक ट्रिप का प्लान कुछ समझ नहीं आया और हम अभी घूमने कैसे जा सकते हैं, कंपनी में बहुत काम है। रुद्राक्ष, हाँ भाई सा, राजीव सही बोल रहा, हम इस वक्त सब कुछ छोड़ कहीं बाहर नहीं जा सकते। उन दोनों की बात सुन आकाश अपना सिर ऊपर कर दोनों को देख अपनी शांत आवाज में बोले, हम जानते हैं प्रताप इंडस्ट्री को कुछ दिन पहले ही 2 नए प्रोजेक्ट मिले हैं जिसके कारण तुम दोनों पर काम का प्रेशर है, लेकिन तुम लोग काम की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जितना पेपर वर्क है वो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमारी फैमिली सालों बाद एक साथ आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं सब एक दूसरे से मिले जाने और एक साथ समय बिताए। उनकी बात सबको सही लगा। सब सोचने लगे, तभी वीरेंद्र जी ऑर्डर देने के लहजे में, बस बातें बहुत हो गया, 2 दिन बाद हम निकलेंगे, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। वीरेंद्र जी की बात सुन किसी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुआ। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रुद्र अपनी जगह से उठते हुए एक नजर आकाश को देखा, फिर वीरेंद्र जी से कहा, दादू मैं कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है। रुद्र की बात सुन वीरेंद्र जी, रुद्र आपको भी साथ चलना होगा क्योंकि यह फैमिली ट्रिप है। रुद्र आकाश को देख, दादू मैं अकेला नहीं, जिसे काम है यहाँ कोई और भी है। रुद्र की बात का मतलब समझ वीरेंद्र एक नजर आकाश को देख रुद्र से बोले, रुद्र आकाश अपना काम खत्म कर कुछ दिन बाद हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन आप। रुद्र गहरी सांस लेकर, ठीक है आप लोग जाओ, मैं कुछ दिनों में अपना खत्म कर आ जाऊंगा, बोल वहां से निकल गया। उसके पीछे राज भी निकल गया। रुद्र की बात सुन आकाश के चेहरे पर गंभीर भाव आ गया। वो अपने मन में, हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप जो जानना चाहते हैं वो हम आपको किसी भी हालत में जानने नहीं दे सकते। हमने बहुत कुछ खोया है, अब आपको नहीं खो सकते। इतना सोच वो अपनी जगह से उठ अपने रूम की ओर बढ़ गए। मेंशन से बाहर निकल राज रुद्र से, जब तुझे अच्छे से पता है अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर तू उनसे बात क्यों नहीं करता। रुद्र जो अपनी कार से और बढ़ रहा था, अचानक उसके कदम रुक गया। उसको कुछ दिन पहले की बात याद आने लगा। फ्लैशबैक, रुद्र को काम करते हुए रात के करीब 1 बज गया। वह अपना काम खत्म कर सोने जाने लगा। रुद्र को सोने से पहले हमेशा ठंडा पानी पीता, लेकिन आज उसके रूम में पानी नहीं था, इसलिए वह अपने रूम से बाहर निकल किचन में आया। पानी पिकार जैसे ही वह अपने रूम की ओर जाने लगा, तभी उसको छत से कुछ आवाज आया। वह चेक करने ऊपर आया, तभी उसको वीरेंद्र और आकाश की बातें सुनाई दी।
उनकी पूरी बात सुन रुद्र अपने रूम में आकर उनकी बातों के बारे में सोचने लगा। अपने रूम का लाइट ऑफ कर वो आंखें बंद कर बेड पर लेट गया। रुद्र को लेटे कुछ ही देर हुआ होगा, उसके रूम का दरवाजा वापस खुला और वहां से एक परछाई अंदर आया। रुद्र अपनी तक सोया नहीं था, इसलिए वो समझ गया कोई उसके रूम में आया है, फिर भी वो अपनी आंख नहीं खोला। वो परछाई कोई और नहीं आकाश थे। वो प्यार से रुद्र के सिर पर हाथ फेर कुछ देर उसको देखे, फिर रूम से निकल गए। उस दिन के बाद आकाश डेली रुद्र के सोने के बाद उसके रूम में आकर उसे घंटों देखना, फिर बिना कुछ बोले चले जाना याद आया। फ्लैशबैक एंड। रुद्र राज को बिना देखे मैं जब तक ये ही जान लेता ऐसा कौन सा कारण है जो एक बाप को उसके बेटे को दूर कर रहा, तब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगा। फिर वो अपनी कार में बैठ गया, राज भी बैठ गया, फिर दोनों मेंशन से निकल गए। दूसरी तरफ कीर्ति, दीक्षा, रावी और रूहानी आरोन और अर्पित के साथ रजावत मेंशन से कॉलेज के लिए निकल गए। उनके साथ अपनी कार में राठौर मेंशन से वीर और कृतिका भी कॉलेज के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद सब कॉलेज पहुंचे। आज भी कीर्ति जैसे ही कॉलेज पहुंची तो उसे सब देखने लगे, लेकिन आज सबके नजरों में कीर्ति के लिए कोई घिन या नफरत नहीं, बिल्कुल रेस्पेक्ट और डर के भाव थे। कुछ लड़कियां जो पहले उसकी खूबसूरती से जली थी, अब उसके स्टेटस को जान जल भून कर राख हो गई। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वही कीर्ति के भाइयों को देख लड़कों ने कीर्ति से पहले ही दूरी बना लिया। अरुण और अर्पित कीर्ति को उसके क्लास में छोड़ अपने क्लास की ओर बढ़ गए। वही कीर्ति को जानते हुए दो जोड़ी आंखें जलन और नफरत से देखने लगा। यह कोई और नहीं, मोनिका और मेघा थी। कीर्ति को देख मेघा नफरत भरी आवाज में, इस कमीनी के कारण हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गया। कितनी मुश्किल से हमने अल्फा ग्रुप में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन इसके आते ही सब कुछ बदल गया। गुस्से भरी आवाज में, उस मायरा से सिर्फ बातें करवा लो, उससे एक काम नहीं होता, और पता नहीं कल से कहाँ गायब है। मोनिका भी जाती हुई कीर्ति की नफरत से देखते हुए अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए अब वह कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका खेल खत्म हो गया। अब जो करना है हमें करना है। फिर मेघा को कुछ बताने लगी। जैसे जैसे मेघा मोनिका की बात सुनते गई, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। मेघा खुश होकर, वाह, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, अब देखते हैं कैसे वो खुद को बचाती है। इस बार उस लड़की के भाई भी उसे नहीं बचा पाएंगे। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। फर्स्ट ईयर क्लास कीर्ति और उसके दोस्त अपनी क्लासरूम में बैठे क्लास के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त उनकी फिजिक्स की क्लास चल रही थी। कियान, सिया, शिव, दीक्षा और रीवा का ध्यान क्लास पर था। वही चाहत, ऋषि और रूहानी को काफी बॉ फील होने लगा। तीनों धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। कीर्ति का ध्यान सिर्फ अपने बुक पर था। प्रोफेसर जो कुछ पढ़ा रहे थे वो सब कीर्ति को पहले से पता, इनफैक्ट इससे कहीं ज्यादा वह जानती थी। किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए वह अपनी बुक पढ़ने लगी। रूहानी आलस से अपना सिर बेंच पर रख चाहत से, यार हमारा क्लास कब खत्म होगा, मुझे तो भूख लग गई। चाहत प्रोफेसर को देख, बहन मेरा भी तेरे जैसा ही हालत है, लेकिन इन खड़ूस प्रोफेसर को देख मेरी भूख खत्म हो गया। चाहत की बात सुन रूहानी कंफ्यूज में, मतलब चाहत मतलब ये है तुम जिस तरह से बैठी हो, अगर प्रोफेसर व्यास ने देख लिया तो तुम्हारा सामत आना निश्चित है। ये हमारे कॉलेज से सबसे ओल्ड एंड बेस्ट प्रोफेसर है। ऋषि और उतना ही खतरनाक। इनको अपने क्लास में किसी तरह का कोई आवाज नहीं पसंद, इसलिए तुम दोनों अपना मुंह बंद कर सामने देखो। ऋषि की बात सुन दोनों सामने देखने लगी। प्रोफेसर व्यास की उम्र 55 साल होगा, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं बोल सकता इनकी उम्र इतनी है। फिजिक्स इनका पैशन है, इनको कई सारे अवार्ड मिला है। बच्चों को पढ़ना इनका शौक है। प्रोफेसर व्यास 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख सबको सॉल्व करने को बोले। उनकी बात सुन सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। प्रोफेसर सबको देखने लगे, तभी उनका ध्यान कीर्ति पर गया जो अपने बुक पढ़ने में बिजी थी। कीर्ति का ध्यान क्लास के जगह कहीं और देख उनको गुस्सा आने लगा। कीर्ति का पूरा ध्यान अपने बुक पर था, तभी उसको ऐसा महसूस हुआ कोई उसके सामने खड़ा है, उसे देख रहा हो। तो वह अपना सिर ऊपर की तो उसको प्रोफेसर दिखे जो उसे ही बिना किसी भाव को देख रहे थे। कीर्ति का ध्यान बुक की जगह खुद पर देख प्रोफेसर अपनी कठोर आवाज में बोले, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा ध्यान क्लास की जगह कहाँ और क्यों है? प्रोफेसर की बात सुन कीर्ति अपनी जगह से उठ प्यारी आवाज में कही, प्रोफेसर आप जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं अपनी बुक पढ़ रही थी बिना किसी आवाज के। कीर्ति की प्यारी आवाज सुन एक पल के लिए प्रोफेसर व्यास के सख्त चेहरे पर भी नरमी के भाव आ गया, लेकिन कीर्ति को उनका पढ़ाया आता है। ये सुन वो कीर्ति से अपनी कठोर आवाज में बोले, अगर तुम्हें यह आता है तो बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को सॉल्व करो। प्रोफेसर की बात सुन कीर्ति बोर्ड पर देखी जहां 2 क्वेश्चन लिखा था।
कीर्ति हाँ में सिर हिला बोर्ड की ओर बढ़ गई। उसके पीछे प्रोफेसर भी आए। कीर्ति 2 मिनट से भी कम समय में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दी। ये देख यहाँ सारे बच्चे हैरान रह गए। प्रोफेसर व्यास का दिए क्वेश्चन मुश्किल से ही कुछ बच्चे बना पाते थे। कीर्ति के आंसर को देख प्रोफेसर व्यास के चेहरे पर हैरानी के साथ आंखों में चमक दिखने लगा। वह कीर्ति को 2 और क्वेश्चन दिए जिसे भी वह जल्दी सॉल्व कर दी। अब ये देख प्रोफेसर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गया, जिसे देख स्टूडेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गया। प्रोफेसर जो क्वेश्चन कीर्ति को दिए थे वह लास्ट ईयर का था। वह समझ गए कीर्ति उनके सोच से ज्यादा इंटेलिजेंट है। कीर्ति प्रोफेसर से, सर क्या मैं अपने शीट कर जा सकती हूँ? प्रोफेसर कीर्ति से अपनी सॉफ्ट आवाज में, जरूर बेटा, और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना। उनकी बात सुन कीर्ति स्माइल करते हुए हमें सिर हिला वापस अपने शीट पर आ गई। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गया। सब क्लास से निकल कैंटीन की ओर बढ़ गए। सब बातें करते हुए जा रहे थे, तभी कीर्ति के हाथ में पहने वॉच में वाइब्रेशन हुआ, जिसे महसूस कर कीर्ति के उसके भाव बदल गया। कीर्ति अपने दोस्तों से, आप लोग आगे चलो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। सिया मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कीर्ति मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम लोग कैंटीन में चलो, मैं अभी आई बोल वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कीर्ति की बात सुन सब कैंटीन की ओर बढ़ गए। कीर्ति वॉशरूम ना जाकर एक खाली क्लासरूम के अंदर आकर उसे अच्छे से लॉक कर अपने वॉच में कुछ करने लगी। उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन दिखने लगा जिस पर कुछ कोड में लिखने लगा। कुछ सेकंड बंद कीर्ति के सामने एक मैसेज दिखने लगा, जिसका रिप्लाई कर वह क्लास से बाहर निकल गई। कीर्ति अपने मोबाइल में कुछ करते हुए कैंटीन की ओर जा रही थी, तभी कैंटीन के गेट पर उसका सिर किसी के सख्त सीने से टकराया। कीर्ति के सिर में तेज दर्द हुआ, जिससे उनकी आंखों बंद हो गया। कीर्ति अपना सिर हाथ पर रख मुंह बना शिकायत भरे लहजे में कही, ओह, ये कैंटीन के बीच में दीवार कहाँ से आ गया? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। हम 2 दिन क्या नहीं आए यहाँ, कॉलेज वालों ने बीचों बीच दीवार ही बना दिया। बनाया तो बनाया, बता तो देना चाहिए। कीर्ति की शिकायत सुन उसके सामने खड़ा लड़का, जो और कोई नहीं रुद्र था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया, जिसे छुपा वह अपनी आंखें छोटी कर कीर्ति से कहा, हाय लिटिल गर्ल, मैं किस एंगल से तुम्हें दीवार दिख रहा? क्या तुम इतना बड़ा इंसान नहीं दिख रहा? रुद्र की आवाज सुन कीर्ति अपना सिर उठा, रुद्र को देखी तो उसको रुद्र कुछ जाना पहचान लगा, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आया। कीर्ति अपने कमर पर हाथ रख मुंह बनाकर रुद्र से कही, अब ऐसे हॉक जैसा भारी भरकम शरीर लिए तरह एक बच्ची के सामने खड़े होंगे तो मैं तो दीवार ही समझूंगी ना। अपना कंपेयरिंग हॉक से साथ ही खुद का मजाक बनता देख रुद्र खुद को देखने लगा। इस बॉडी को बनाने के लिए वह ना जाने कितने घंटे जिम में बीतता है, और ये लिटिल गर्ल उसे हाक बोल रही है। वही रुद्र के पास खड़ा राज, जो पहले कीर्ति की मासूमियत और खूबसूरती देख उसमें खोया, लेकिन बाद में कीर्ति की बात सुन उसको हंसी आने लगा, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करने लगा। रुद्र खुद की ओर इशारा कर कीर्ति से कहा, क्या मैं तुम्हें हॉक दिख रहा? और तुम मुझे भारी भरकम कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता भी है ऐसी बॉडी बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? रुद्र की बात सुन कीर्ति उसको ऊपर से नीचे देख कुछ सोच बोले, वैसे तुम हाक नहीं हो सकते। इतना सुन रुद्र खुश हुआ, उतना में ही कीर्ति आगे बोली, हाक तो ग्रीन दिखता है, और तुम तो ग्रीन नहीं दिखते, मुझे लगता है तुम व्हाइट हाक हो। इतना बोल खुश हो गई। अब तो कीर्ति की बात सुन रुद्र उसको घूरने लगा। वही राज से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुआ और वह हंसने लगा। कीर्ति बड़े मासूमियत से बोली, व्हाइट हॉक साइड हटो ना, मुझे अंदर जाना है। कीर्ति के मासूम चेहरे को देख रुद्र साइड हट गया। वही कीर्ति कैंटीन के अंदर चली गई। राज की हंसी सुन रुद्र गुस्से में अपना दांत पिसते हुए कहा, अगर तुम एक बार और हंसे तो तुम्हें ग्रीन हॉक बना पूरे शहर में घुमाऊंगा। रुद्र की धमकी सुन राज चुप हो गया। वही रुद्र कीर्ति को एक नजर देख कॉलेज से बाहर जाने लगा। राज उसके हाथ चलते हुए, यार कुछ भी बोल, तेरी लिटिल गर्ल जितनी खूबसूरत और मासूम है उतना ही शैतान है। देख तेरे जैसे हॉट लड़के को हाक बना दिया, जिस पर कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां मरती है। राज की बात सुन रुद्र के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गया। वह आज सिर्फ कीर्ति से मिलने कॉलेज आया था, लेकिन अचानक काम आने पर उसको ऐसे जाना पड़ा। रुद्र और राज बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकल गए। वही कीर्ति अपने दोस्तों के पास आ गई। उस दिन नशे के होने के कारण कीर्ति को रुद्र का फेस याद नहीं आया। वही रुद्र भी जल्दी में था, इसलिए वो कीर्ति को कुछ भी याद नहीं दिलाया। अपना अपना लंच खत्म कर सब अपने अपने क्लास की ओर बढ़ गए। प्रताप मैंशन। आकाश जी अपने स्टडी रूम में बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। भले ही इस वक्त उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन दिल और मन में कई तरह की उलझने के साथ उथल पुथल मचा था। उनको एहसास था खतरा उनके तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
आकाश की आंखें बंद किए सोच रहे थे, तभी स्टडी रूम के अंदर वीरेंद्र जी आए। आकाश को इतना परेशान देख वो उनके सामने वाले चेयर पर बैठ अपनी कठोर आवाज में, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप अभी भी रुद्र के लिए परेशान हैं? वीरेंद्र जी की बात आकाश अपनी आंखें खोल उनको देख कहे, क्या हमें उनको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए? आप भी जानते हैं वह कौन है और क्या कर सकते हैं। भले ही उनको ऐसा लगता है उनकी सच्चाई हमें नहीं पता, लेकिन हमें अच्छे से पता है। वीरेंद्र जी गहरी सांस लेकर, वो कितने भी शक्तिशाली हो लेकिन आपसे कम है, और रही बात उनकी तो आप चिंता ना करें, हम उनसे बात करेंगे। वह हमारे साथ जरूर चलेंगे, इस बार हम उनको कुछ नहीं होने देंगे। आकाश जी बिना किसी भाव के, बाबा सा शायद वह इस बार आपकी भी बात ना सुने। आज हमने उनकी आंखों में कुछ अलग देखा। आकाश की बात वीरेंद्र जी को समझ नहीं आया, वो असमंजस में, आपके कहने का क्या मतलब है, और वो हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? उनकी बात सुन आकाश, बाबा सा रुद्र को हमारे पास्ट के रिलेटेड जरूर कुछ पता चला है। हमें लगता है उस दिन जब हम छत पर बात कर रहे थे तभी कुछ सुना होगा, क्योंकि उस दिन हमने रुद्र के वहां होने का एहसास महसूस किया था। आकाश की बात सुन वीरेंद्र जेट के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ गया। वो परेशानी भरे लहजे में, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी? उन्हें पता कैसे चल सकता है? हमने तो सालों पहले सारे सबूत मिटा दिया थे। आकाश कुछ सोच, रुद्र ने हमारी पूरी नहीं लेकिन कुछ बात सुनी होंगी, इसलिए वह अपने पावर का यूज कर आज से 12 साल पहले अमेरिका में क्या हुआ था उसका पता करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हमारे फैमिली और रिजावत फैमिली के दुश्मनी का कारण पता कर रहा है। वीरेंद्र जी आकाश से, आकाश हमें डर है अगर रुद्र को उनकी सच्चाई पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे। आपने भले ही उनकी यादें मिटा दी हो, लेकिन भूलिए मत वह आपके और मैरिया के अंश है, और मैरिया कौन थी यह आप और हम दोनों जानते हैं। आकाश हम समझते हैं बाबा सा, इसलिए हमने सोचा है उनको कुछ पता चले उससे पहले हमें सब कुछ खत्म करना होगा, क्योंकि अगर रुद्र को सच पता चला तो वह उनको बचाने के लिए किसी भी हालत तक जाएंगे, और अगर इस दौरान काल माया को रुद्र का सच पता चला तो वह रुद्र का यूज करेगी। वीरेंद्र जी हमें लगता है आपको उनसे मिलना चाहिए, हमें पूरा विश्वास है वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अब आपको ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। आकाश जी, बाबा सा हम आज ही उन लोगों से मिलने वाले हैं। फिर अपने आंखों में उलझन लिए, लेकिन क्या वो हमारी बात मान हम पर भरोसा करेंगे? क्या उनको हमारा सच बताना सही होगा? क्या वो हम पर भरोसा करेंगे? वीरेंद्र जी आकाश को समझते हुए, हम जानते हैं आपके दिल में हजारों तरह की उलझनें होंगी और डर होगा, लेकिन हमारा यकीन मानिए, सच जान वो आपकी मदद जरूर करेंगे, और ऐसे भी ये बात हमसे बेहतर आप जानते हैं उनका मिलना कितना जरूरी है। आकाश जी ठीक है बाबा सा, हम उनसे बात करते हैं। तब तक आप यहाँ से निकलने की तैयारी करिए। जहां तक बात रही रुद्र की, तो अगर वह ना भी गए फिर भी हम उनकी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। इस बार चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हमें हमारे बच्चों से कोई दूर नहीं कर सकता। ये सब बोलते हैं उनकी आंखें पूरी तरह किसी शैतान के जैसे लाल हो गया। ब्लैक हाउस के एक बड़े से रूम में 2 लड़के और 2 लड़कियों को चेयर पर बांध कर रखा गया था। उनकी हालत लगभग अधमरी हो चुका था। पिछले 2 दिनों से उनको टर्चर किया जा रहा था। ये दोनों लड़कियां मायरा और हेमा थी। मायरा और हेमा की पूरी फैमिली बर्बाद हो चुका था। कॉलेज वाले दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। इनका सच जान इनकी फैमिली भी इनसे रिश्ता तोड़ दी। सब कुछ खत्म होने के बाद प्रतीक्ष के गार्ड्स दोनों को ब्लैक हाउस लेकर चले आए। ये दोनों लड़के वही हैं जो सबके सामने कीर्ति के बारे में गंदा बोले थे। वहां भी मायरा के पैसा देने पर इन दोनों को प्रतीक्ष और आर्यन के गार्ड्स काफी टर्चर किए थे, साथ ही वह भी। चारों इस वक्त बेहोश थे, तभी उन पर ठंडा पानी फेंका गया, जिसके पड़ते ही चारों होश के आ गए, लेकिन अपने सामने 2 डेविल को देख वह वापस बेहोश होना चाहने लगे। इस वक्त उनके सामने प्रतीक्ष और आर्यन अपने माफिया वाले अवतार में खड़े थे। कल से दोनों इन चारों को एक पल के लिए भी दर्द देना बंद नहीं किए। प्रतीक्ष अपनी सर्द आवाज में, मायरा और हेमा से बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियों की इज्जत को दुनिया के सामने नीलाम करने का, तो आज वही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें ऐसी जिंदगी मिलेगी वो मौत से भी बदतर होगा। प्रतीक्ष की सर्द आवाज और उसकी बातें सुन दोनों की रूह कौंप गया। हेमा अपनी कांपती आवाज में, ससस सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। आर्यन बिना की भाव में, कठोर आवाज में, जो भी हमारी प्राइंसेस को दर्द देता है उसे सिर्फ सजा मिलता है। फिर अपने एक गार्ड से इन दोनों को ले जाकर वही फेंकना जहां यह मेरी प्राइंसेस को रखना चाहते थे, और ध्यान रहे दोनों वहां से कभी निकल ना पाए। इनकी जिंदगी मौत से भी बदतर होना चाहिए।
आर्यन की बात सुन मायरा और हेमा समझ गए उन्हें रेड लाइट एरिया में भेजा जा रहा है जहां जिंदगी मौत से भी बदतर है। दोनों गिड़गिड़ाने लगे लेकिन फिर भी गार्ड उनको वहां से लेकर निकल गए। फिर दोनों का ध्यान उन दोनों लड़कों पर गया जिनकी हालत काफी बुरा था। प्रतीक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के दोनों को जैक और जैकी के सामने फेंक दो बोल वहां से निकल गए। गार्ड अपने काम पर लग गए। कुछ देर बाद उन दोनों लड़कों की दर्द भरी भयानक चीख वहां गूंजने लगा। आर्यन और प्रतीक्ष दोनों डार्क हाउस से बाहर निकल अपने अपने कार की ओर बढ़ने लगे। तभी उनके मोबाइल पर एक साथ मैसेज आया जिसे देख दोनों के भाव बदल गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर अपने अपने कार में बैठ वहां से निकल गए। दोनों की कार एक ही डायरेक्शन की ओर जाने लगा। उनके पीछे उनके गार्ड्स भी निकल गए। कॉलेज क्लास खत्म होने के बाद सब घर जाने के लिए पार्किंग में आए। कियान, ऋषि, सिया, चाहत और शिव सबको बाय बोलकर घर के लिए निकल गए। वीर और अर्पित को कुछ काम था इसलिए दोनों पहले ही निकल गए। उनके बाकी दोस्त भी सबको बाय बोल निकल गए। आरुण कीर्ति से प्रिंसेस मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो कुछ देर में आते होंगे। आज आप लोग उनके साथ घर चले जाओ। आरुण की बात सुन कीर्ति पाउट बनाकर भाई मुझे इतनी जल्दी घर नहीं जाना, मुझे डैडा से मिलने उनके पास जाना है, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। कीर्ति की बात सुन आरुण कहा लेकिन प्रिंसेस डैड तो अभी ऑफिस में होंगे, आप उनसे शाम में घर पर मिल लेना, अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ घर चली जाओ। कीर्ति बच्चों जैसे जिद करते हुए नहीं नहीं मुझे डैडा से मिलने उनके ऑफिस जाना है, आप मुझे ले चलो उनके पास, मैं उनका ऑफिस भी देखना चाहती हूँ। प्लीज भाई बोल आरुण को मासूमियत से देखने लगी। कीर्ति आज पहली बार किसी चीज के लिए ऐसे जिद कर रही थी। ये बात आरुण, दीक्षा, रावी, रूहानी और कृतिका को थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर यह सोच आखिर कीर्ति है तो एक 18 साल की बच्ची ही। इस बात को याद कर सब मुकुराने लगे। आरुण विक्रम जी को कॉल कर उनको बता दिया कीर्ति उनसे मिलना चाहती है। कीर्ति उनसे मिलना चाहती है ये सुन विक्रम जी काफी खुश हो गए। फिर कीर्ति को रजावत इंडस्ट्री लाने का बोल दिए क्योंकि इस वक्त वह रजावत इंडस्ट्री में ही थे। विक्रम जी से परमिशन मिलने के बाद कीर्ति बच्चों के जैसे खुश होने लगी जिसे देख सब मुकुराने लगे। आरुण अपना सिर हिला दीक्षा, रावी और रूहानी से अगर तुम लोग को चलना है तो साथ चल सकती हो, अगर नहीं तो ड्राइवर के साथ घर भी जा सकती हो। कीर्ति खुश होकर उन तीनों से तुम लोग भी चलो, बहुत मजा आएगा। दीक्षा मुस्कुराते हुए आज हमारा मन कहीं जाने का नहीं है इसलिए हम लोग घर जाएंगे, हम फिर कभी चलेंगे। दीक्षा के बोलने पर कीर्ति भी मान गई। तभी कृतिका आरुण से कही भाई मेरा ड्राइवर आ चुका है तो क्यों ना दीक्षा, रावी और रूहानी मेरे साथ मेरी कार में चले, मैं तीनों को घर छोड़ दूंगी। कृतिका के बोलने पर आरुण दीक्षा, रावी और रूहानी को देखने लगा जैसे पूछ रहा हो क्या तुम लोग जाना चाहती हो। आरुण के सवाल को समझ तीनों हाँ में सिर हिला दिए तो आरुण भी मान गया। फिर दीक्षा, रीवा और रूहानी कृतिक के साथ मेंशन के लिए निकल गई। आरुण भी कीर्ति को अपने साथ लेकर रजावत इंडस्ट्री के लिए निकल गया। कार के बैठने से पहले कीर्ति अपने हाथ में पहने वॉच से किसी को कुछ मैसेज की, फिर वापस मुस्कुराते हुए आरुण के साथ कार में बैठ गई। कुछ देर बाद आरुण की कार रजावत इंडस्ट्री के बाहर आकर रुका। इस वक्त ऑफिस टाइम था इसलिए बाहर गार्ड्स के अलावा कोई नहीं था। आरुण कीर्ति दोनों बाहर निकले। रजावत इंडस्ट्री को देख कीर्ति के ओठों पर एक प्यारी मुस्कान आ गया। कीर्ति एक्साइटेड होकर आरुण से वाओ भाई रजावत इंडस्ट्री कितना बड़ा और सुंदर है, मैं तो पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग देख रही हूँ। आरुण प्यार से कीर्ति के सिर को सहलाते हुए कहा प्रिंसेस, ये सब आपका है, आप यहाँ की प्रिंसेस हो। ये सुन कीर्ति मुकुराने लगी। तभी आरुण का फोन बजा। आरुण कॉल रिसीव किया तो उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन आरुण कुछ देर में आने का बोल फोन रख कीर्ति से कहा बच्चा चलो मैं आपको आर्यन भाई के कैबिन तक छोड़ देता हूँ क्योंकि डैड और भाई इस वक्त मीटिंग में होंगे। कीर्ति मुस्कुराते हुए भाई आपको लेट हो रहा है, आप चले जाओ, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। आरुण नहीं बच्चा, आपके लिए ये जगह नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कीर्ति मुंह बनाकर उहू भाई मैं अकेले जा सकती हूँ, ऐसे भी आर्यन भाई और डैडा अंदर ही है। कीर्ति के इतना बोलने पर आरुण मान गया लेकिन जाने से पहले विक्रम जी को मैसेज कर दिया। आरुण कीर्ति को अंदर जाने का बोल कार में बैठ गया। जब कीर्ति रजावत इंडस्ट्री में इंटर हुई तब जाकर आरुण वहां से निकल गया। कीर्ति बच्चों के जैसे खुश होते हुए कंपनी के अंदर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक अगल चमक था। कीर्ति के अंदर आते ही वहां काम कर रहे सारे एम्प्लॉय तो बस उसको मुंह खोले देखते ही रह गए। जहां कीर्ति की खूबसूरती और मासूमियत देख लड़के घायल होने लगे, वहीं लड़कियां जलने लगी। कीर्ति इन सब पर बिना ध्यान दिए
रिसेप्शन पर बैठी लड़की से जाकर अपनी प्यारी आवाज में बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं आर्यन रजावत का कैबिन किस फ्लोर पर है, मुझे उनसे मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की, जो कुछ देर पहले कीर्ति की खूबसूरती में खोई थी, उसे कीर्ति के आवाज लगाने पर होश आया। वह लड़की मुस्कुराते हुए कीर्ति से बोली, सॉरी मैम, मैं आपको यह ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपके पास उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट है तो बता सकती हूँ। क्या आपके पास बॉस से मिलने का अपॉइंटमेंट है? उस लड़की की बात सुन कीर्ति बड़े मासूमियत से बोली, क्या उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? कीर्ति की बात उस लड़की को अजीब लगा, लेकिन वह हाँ में सिर हिला दी। तभी वहां एक दूसरी लड़की आकर पहली लड़की से बोली, क्या हुआ सोनम? पहली लड़की, जिसका नाम सोनम है, वह बोली, कुछ नहीं सीमा, इनको आर्यन सर से मिलना है लेकिन इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। सोनम की बात सुन सीमा कीर्ति को देखने लगी, लेकिन कीर्ति की खूबसूरती देख उनको जलन होने लगा। उसको लगा जरूर कीर्ति अपने खूबसूरती के जाल में आर्यन को फंसाने आई है। इतना सोचते ही उसको गुस्सा आने लगा। वह कीर्ति को देख नफरत भरी आवाज में कही, तुम जैसी लड़कियां हर दूसरे दिन यहाँ आकर ऐसा करती है, लेकिन हर बार धक्के मार उसको बाहर निकाला जाता है। सीमा की ऐसी बात सुन कीर्ति के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गया। पहले 2 बार हुए हादसे के बाद कीर्ति भी दुनियादारी समझने लगी थी। वो समझ गई उसके सामने खड़ी लड़की उसके बारे में अच्छा तो बिल्कुल नहीं सोच रही है। कीर्ति अपनी रूड आवाज में सीमा से, और तुम कौन होती है मुझे यहां से निकालने वाली? तुम्हें जो काम मिला है वही करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नाउ टेल मी, आर्यन रजावत का कैबिन किस फ्लोर पर है? कीर्ति की रूड आवाज सुन सीमा को गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? सीमा की बात सुन कीर्ति उसको अजीब नजर से देखते हुए मुंह बनाकर बोली, तुम्हें जानकर मुझे क्या करना है? कौन सा तुम पीएम या सीएम हो? कीर्ति की बात सुन जहां सीमा गुस्से में पागल होने लगी, वही सोनम और बाकी एम्प्लॉय मुंह दबाकर हंसने लगे। सीमा गुस्से में, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बोल गुस्से में जैसे ही कीर्ति की ओर बढ़ने लगी। सीमा के एक्शन को समझ कीर्ति हल्का साइड हो गई, जिससे सीमा मुंह के बल फ्लो पर गिरी, जिसे देख कीर्ति हंसने लगी। वही बाकी सब भी सीमा की हालत देख हंसने लगे। तभी वहां एक लड़की की गुस्से भी आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? तो कौन है ये लड़की? सीमा के जमीन पर गिरते ही सब हंसने लगे, क्योंकि वह काफी अजीब पोजीशन में गिरी थी, जिसे देख कोई भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। सबके साथ कीर्ति भी हंसने लगी। वही सीमा अपना मजाक बनता देख गुस्से में पागल होने लगी। तभी वहां एक लड़की की गुस्से भरी आवाज गूंजी, जिसे सुन वहां बिल्कुल शांति छा गया। सोनम के साथ बाकी के एम्प्लॉय जो थोड़ी देर पहले हंस मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर इस आवाज को सुन हल्का डर दिखने लगा। अचानक सबको ऐसे शांत होता देख कीर्ति उनको कंफ्यूजन में देखने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आया। वही सीमा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वो अपनी जगह से उठ कीर्ति को देखते हुई नफरत भरी आवाज में, अब मैं तुम्हें बताती हूँ सीमा क्या चीज है। वहां खड़े एम्प्लॉय साइड हो गए तो उनके बीच से एक लड़की बाहर निकली, जिसने इस वक्त एक रेड शॉर्ट ड्रेस के साथ हाई हील और चेहरे पर काफी मेकअप लगाई थी। मेकअप के कारण वो लड़की दिखने में सुंदर लग रही थी। ये है जिया जिंदल, जिंदल खानदान की एकलौती प्रिंसेस। जिंदल खानदान भी शहर के अमीर परिवारों में से एक है, लेकिन रजावत और राठौर से कम। जिया कॉलेज टाइम से आर्यन को काफी पसंद करती थी, इसलिए वो अपनी कंपनी छोड़ रजावत इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। जिया पढ़ने में काफी अच्छी थी, इसलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो भी लड़की कॉलेज या ऑफिस में आर्यन के करीब जाने की कोशिश करती, जिया उसके साथ बहुत बुरा करती। जिया को देख सीमा जल्दी से उसके पास आकर कीर्ति की ओर इशारा कर बोली, मैम ये लड़की यहाँ आर्यन सर को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने आई है, और जब मैंने इसे जाने को बोला तो यह मेरे से बदतमीजी करने लगी, मुझे धक्का मारकर नीचे भी गिराया। फिर कीर्ति को देख गुस्से भरी आवाज में, तुम्हारे इस खूबसूरती के जाल में यहाँ कोई भी नहीं फंसने वाला, आर्यन सर तो बिल्कुल नहीं। जिया मैम के होते हुए तुम तो क्या कोई भी लड़की आर्यन सर पर अपनी नजर नहीं डाल सकती? कीर्ति जिया और सीमा को अजीब नजरों से देख मुंह बनकर बड़े क्यूट अंदाज में बोली, देखो मुझे तुमसे या तुम्हारी इस मेकअप की दुकान से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी बताओ आर्यन रजावत का कैबिन किस फ्लोर पर है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिया, जो अब तक कीर्ति की खूबसूरती देख जलकर कोयला बन चुकी थी, वो कीर्ति की बात सुन अपनी जलन और गुस्से को छुपा नहीं पाए। जिया गुस्से भरी आवाज चिल्लाते, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? अगर जान गई तो मेरे आगे। वो अभी इतना ही बोली।
कीर्ति चिढ़कर मुंह बना बोली, नॉट अगेन मेरे सामने फिर से, अब ये केबीसी का ड्रामा शुरू मत। मैं इस गेम से बोर हो चुकी हूँ, कुछ नया सोचो। कीर्ति इस वक्त हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया, सिवाय दो को छोड़। कीर्ति जिया को ऊपर से नीचे देख अपने गाल पर हाथ रख क्यूट अंदाज में बोली, वैसे तो मेरा मूड सुनने का नहीं था, लेकिन तुम इतना बोल ही रही हो तो अब बता ही दो, आखिर ऐसी कौन सी महान आत्मा हो तुम, जिसे पूरी दुनिया जानती है सिवाय मेरे। कीर्ति की बात सुन जिया अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए एटीट्यूड लिए बोली, मैं जिया जिंदल, इस कंपनी की HR डिपार्टमेंट की हेड के साथ आर्यन रजावत की गर्लफ्रेंड हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपने बॉयफ्रेंड को बोल तुम्हें 1 मिनट में दुनिया से गायब करवा सकती हूँ। जिया की बात सुन कीर्ति शॉक हो गया। वह अपनी शॉकिंग आवाज में, क्या सच में तुम आर्यन रजावत की गर्लफ्रेंड हो? जिया अपने चेहरे पर दुनिया जहां का एटीट्यूड लिए, हाँ मैं आर्यन की गर्लफ्रेंड हूं और बहुत जल्द रजावत इंडस्ट्री की मालकिन बनने वाली हूं, इसलिए तुम्हारा यहां कोई चांस नहीं है। अब चुपचाप यहां से निकालो, नहीं तो गार्ड्स को बोल धक्के मारकर बाहर निकलवा दोगी। फिर कीर्ति को घिन भरी नजरों से देख, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां बहुत आई हैं मेरे आर्यन को अपने जाल में फंसाने, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई, क्योंकि मेरा आर्यन सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, अब निकलो यहां से। जिया की बात सुन कीर्ति को भी गुस्सा आने लगा। कैसे ये लड़की बिना जाने उसके बारे में ऐसी बातें बोल सकती है? वहां खड़े कुछ एम्प्लॉय को कीर्ति के लिए बुरा लगाने लगा, वही कुछ खुश होकर तमाशा देखने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन सोनम को ऐसा लगने लगा सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं। यही सोच सोनम जिया से, मैम मुझे लगता है हमें एक बार बॉस के असिस्टेंट को कॉल कर इनके बारे में बता देना चाहिए। अब तक मीटिंग खत्म हो चुका होगा और ऐसे भी इन्हें देखकर नहीं लग रहा यह उन लड़कियों में से है। सोनम की बात सुन जिया गुस्से भरी आवाज में, अब तुम जैसी 3rd क्लास लड़की मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं? लगता है अपनी औकात भूल चुकी हो, याद करवाना होगा। फिर कीर्ति को देख नफरत भरी आवाज में, मैं इन जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, इनका काम ही है अमीर लड़कों को फंसाना। जिया अभी इतना ही बोली थी, तभी कीर्ति अपनी बेहद सर्द आवाज में कही, माइंड यू लैंग्वेज मिस जिया, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारी गलती की सजा मिले। कीर्ति की सर्द आवाज सुन के पल के लिए जिया के साथ बाकी के एम्प्लॉय भी कौंप गए। तभी सीमा, जो कीर्ति से नफरत करने लगी थी, वह जिया को खुश करने के लिए अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए कीर्ति की ओर बढ़ने लगी। कीर्ति जिसका पूरा ध्यान जिया पर था, उस मौके का फायदा उठा सीमा अचानक कीर्ति को पीछे से धक्का मारी, जिससे कीर्ति को संभलने का मौका नहीं मिला और वह तेज आवाज से जमीन पर गिरी। गिरते ही कीर्ति का सर वहां रखे टेबल से टकरा, जिससे खून निकलने गया, साथ ही उसके पैर में मोच आ गया। कीर्ति के गिरते ही सोनम उसकी ओर भागी उसे उठने को, लेकिन सीमा उसको बीच में पकड़ एक साइड कर, इस लड़की की औकात यही है। वह अभी इतना ही बोली थी, वहां एक सर्द रूह को कपा देने वाली आवाज गुजर, यहाँ क्या हो रहा है? इस आवाज को सुन वहां खड़ा हर एम्प्लॉय डर से कांपने लगा, यहां तक जिया और सीमा के चेहरे पर भी डर दिखने लगा। वही कीर्ति के चेहरे पर दर्द में भी एक प्यारी मुस्कान आ गया। आज कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्ट की मीटिंग था, इसलिए विक्रम और आर्यन दोनों को मीटिंग अटेंड करना जरूरी था। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों जल्दी से आर्यन के कैबिन में आए। विक्रम जी को अरुण का मैसेज मिला, वह भी 20 मिनट पहले, लेकिन मीटिंग में होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाए। उनको लगा कीर्ति आर्यन के कैबिन में होंगी, लेकिन वहां कीर्ति को ना देख वह नीचे उसे चेक करने आए। उनके साथ आर्यन भी आया। दोनों नीचे आए ही थे, उनको किसी के गिरने की आवाज आई। फिर सबको एक जगह खड़ा देख विक्रम जी को बहुत तेज गुस्सा आया और यह बोलने वाले विक्रम जी ही थे। सबके बीच से होते हुए विक्रम और आर्यन उस जगह पर आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।